रात में जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी, जीपीएससी 2025 की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए सांप्रत प्रवाहों में आवा प्रश्नों पूछा से आज पर्यावरण और विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर 61 से 70 यानी इसके पहले 60 प्रश्न अलग अलग दिन हम जो है व्याख्या कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हम लोग 61 से 70 देखेंगे पर्यावरण और टेक्नोलॉजी का। यूपीएससी, जीपीएससी 2025 वर्तमान बाबतों प्रवाहों विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण टेस्ट 7 61वां क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। वाक्य 1, लोखंड पोलाद उत्पादन प्रक्रिया में एक उपपैदाश ना रूप में स्लेगનું निर्माण थाय छे। वाक्य 2, धातु ऑक्साइड तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड युक्त मिश्रित सामग्री ने स्लेग कहेवामां आवे छे। ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? એ વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1 ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે। બી, વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે અને વિધાન 2 અને વિધાન 1 ની સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી। સી, વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે। डी, विधान 1 खोटू छे परंतु विधान 2 साचू छे। जवाब बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। हम हमेशा करंट के प्रश्न में आपको बताते हैं कि देखने में लगेगा ट्रेडिशनल, लेकिन वो पूछा क्यों गया है, तो पहले उस नस को पकड़िए। तो क्यों पूछा गया? हाल में सेडिमेटोलॉजिका जर्नल में किनाराना स्लेग जमाव कोस्टल स्लेग डिपोजिट थी संबंधित शोध प्रकाशित करवामा आवे छे। मतलब सेडिमेंटोलॉजिका एक जर्नल्स है जिसमें कि तट के किनारे जो स्लेग का जमाव हुआ है समुद्र में, उस पर एक रिसर्च पेपर आया है। तेमा शामिल शोधकर्ताओं ए यूनाइटेड किंगडम में किनाराना स्लेग जमाव थी निर्मित एक नवा रीतना अस्तरकृत खड़क નું दस्तावेजीकरण કર્યું છે। मतलब उस स्लेग को चट्टान ही कहा गया है और उसको अस्तरकृत चट्टान कहा गया। कल को प्रश्न घुमा सकता है। अस्तरकृत खड़क के 2-3 उदाहरण दे दिया आपको। मान लीजिए कि आपको दे दे क्या कहते हैं, एक मिनट, ये कोयला एक अस्तरकृत चट्टान का उदाहरण है। दूसरा दे दे स्लैग, और 1-2 दोनों सही, एक नहीं सही, ऐसा करके आपको दे दे, तो आप वहाँ पे दिक्कत में आ जाइएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। स्लैग धातु ऑक्साइड અને सिलिकॉन डाइऑक्साइड युक्त एक मिश्रित सामग्री છે। તેનું निर्माण लोखंड અને પોલાદના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા દરમિયાન એનું ઉપજના રૂપમાં હોય છે। लिथिफिकेशन प्रक्रिया स्लेग सहित औद्योगिक कचराने जलकृत खडकों में कठोर बनावे छे, जेनाथी कृत्रिम जमीन बने छे। आ प्रकारथी निर्मित खडको औद्योगिक कचराथी भरेला होय छे, तेथी तेमना तलछट में हमेशा जेरी धातुओं होय छे। मेन क्या है कि उस स्लैग के साथ जहरीली धातु भी है साथ में, ये भी देखना। तेना द्वारा जमीन, पानी और हवा ने प्रदूषित करवामां आवे छे। दोस्तों, इतने दिनों से मैं आपका करंट का क्लास ले रहा हूँ। आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि पूरे गुजरात में ही नहीं, अगर भारतवर्ष में भी कोई टीचर आ जाएगा फाइट करने, तो आपको तोमर सर का ही क्लास अच्छा लगेगा। तो हमारे ऑनलाइन छात्र इस क्लास को कर सकें, इसके लिए
ભારતીય રાજ વ્યવસ્થા यूपीएससी અને जीपीएससी માટે वीडियो 105 और घंटे 200। मैं ऊपर इस बार मीडियम लिख दिया हूँ। इसमें पीपीटी भी हिंदी है और मैं पढ़ाया भी हिंदी में हूँ, तो हिंदी माध्यम। वीडियो 105 एकदम फुल सिलेबस, घंटे 200 और फी मात्र 750। आप ये QR कोड है, इससे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को देखिए। 200 घंटे हैं भारतीय राज व्यवस्था। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी का कोई प्रश्न, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें बाहर नहीं आएगा। अब आइए 62वां क्वेश्चन, नीचे ना विधानों ऊपर विचार करो। फाइटोप्लैंक्टन में क्लोरोफिल જોવા મળે છે। ફાઇટોપ્લેન્ક્ટન બ્લૂમની પ્રક્રિયાથી પાણીમાં ઓક્સિજનનો વપરાશ વધી જાય છે। આ પ્રક્રિયા સમુદ્રી પારિસ્થિતિકી તંત્રમાં સંતુલનને અસર કરે છે। ઉપર પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, બધા 3, ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। જવાબ બી વ્યાખ્યા, મને 2 સાચા है। ફાઇટોપ્લેન્ક્ટન પૃથ્વીની આબોહવા અને કાર્બન ચક્રોને મહત્વપૂર્ણ રૂપથી અસર કરે છે। તેમાં ક્લોરોફિલ હોય છે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાને સક્ષમ બનાવે છે। આ પ્રક્રિયાના દરમિયાન ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના શોષણ પામે છે। ફાઇટોપ્લેન્ક્ટનના બ્લૂમ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં फाइटोप्लैंक्टन अचानक घनी मोटी संख्या में बढ़े छे, बढ़ जाता है। फाइटोप्लैंक्टनना आ असामान्य वृद्धि थी पानी में लीलाश के अलग रंग देखा आवे छे, जे तेने अन्य जल भागों थी अलग बनावे छे। अब आइए फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। फाइटोप्लैंक्टनना વધવાના પછી તેમના નષ્ટ થવા પર પાણીમાં ઓક્સિજનનો વપરાશ વધી જાય છે, જેથી જલી સજીવોને ઓક્સિજનની અછતનો સામना કરવો પડે છે। मतलब फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन लेने लगता है तो उससे क्या हो रहा है कि अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम समुद्री पारिस्थितिक तंत्रना संतुलनने पण असर करे छे, केम के तेनाथी बीजा जलीय वनस्पतिओ अने सजीवोनी बस्ती पर असर पड़ी छे। अब आइए 63, नीचे ना विधानों पर विचार करो। देखिए कितना मतलब वेरिएशन वाला सवाल आपके लिए। एंटार्क्टिका ना तापमान में वैश्विक तापमान नी सरखामनी में सरेराश 5% नी वृद्धि थई छे। एंटार्क्टिका में स्केलेरोकेक्टस तथा कैरिजन वनस्पतिओनी प्रजातिओ जोवा मळे छे। उपरना पैकी कया विधान साचू साचा छे? ए फक्त 1, बी फक्त 2, सी 1 અને 2 બંને, डी उपरोक्तमांथी एक पण नहीं। व्याख्या है सी, यानी आंसर 1 અને 2 બંને। अब देखिए, हमेशा मैं जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए कि किस कारण से ये प्रश्न पूछा जाएगा। करंट में जिस दिन आप, भगवान बुद्ध ने जो कार्य कारण संबंध बताया है प्रतिसमुत्पाद का, कि हर वस्तु के, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर उस कारण को आप जान लेंगे तो घटना को रोका जा सकता है। तो उसी तरह करंट के हर क्वेश्चन के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर उस कारण को जान लेंगे, करंट का क्वेश्चन चुटकियों में जो है सॉल्व हो जाएगा। आइए कारण, हाल में नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में जोवा मळ्युं छे के अंटार्कटिका खंडना एंटार्कटिक द्वीपकल्प पर वनस्पति आवरण 1986 थी 10 गणु वधी गयुं छे। ये चिंता का विषय है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघला इसलिए वनस्पति आया, इसलिए चिंता का बात है।
1986 માં વનસ્પતિ આવરણ 1 વર્ગ કિલોમીટર હતું, જે 2021 માં વધીને 12 वर्ग किलोमीटर થઈ ગયું। अगर आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ भी ये आपका दिया हुआ है QR कोड हर स्लाइड में कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। શોધકર્તાઓના મુજબ 2016-21ના વચ્ચે પરિવર્તનની દર ખૂબ જ ઝડપી રહી છે। વર્ષ 2016-2021માં વનસ્પતિ આવરણમાં વાર્ષિક 0.424 વર્ગ કિલોમીટરની દરથી પરિવર્તન થયું। 35 વર્ષના અધ્યયન સમયગાળામાં આ દર 0.317 वर्ग किलोमीटर वार्षिक હતી। तो इससे क्या हुआ कि અહીં તાપમાન वैश्विक सरेराशથી 5 ગણું વધારે ઝડપથી વધી રહ્યું છે। माने विश्व में अगर तापमान हर साल 0.2 बढ़ रहा हो डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका 5 गुना यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बढ़ रहा है। 1950 थी हजी सुधी आ क्षेत्र में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ी गયેલ છે। તેના કારણે અંટાર્કટિકામાં મળી આવનારા 90% થી વધુ ગ્લેશિયર પોતાનું દ્રવ્યમાન ગુમાવી રહ્યું છે। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो एंटार्कटिकाમાં मुख्य रूपથી મોસેસ અને લાઇકેન અને કેટલાક શાકીય વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે। અહીંની મુખ્ય વનસ્પતિઓની પ્રજાતિઓમાં સ્કેલેકેક્ટસ અને કેરેજીન शामिल છે। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एकदम हाई क्वालिटी यूपीएससी और जीपीएससी का उस लेवल का जीएस पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो यह एक विश्वास लर्निंग ऐप पर ये QR कोड है, आप जा सकते हैं उस पर। सामान्य अध्ययन का यूपीएससी और जीपीएससी का कोर्स है। पीपीटी भी हिंदी माध्यम है और क्लास भी हिंदी है, लेकिन सारे ऑथेंटिक बुक से इसको पढ़ाया गया, एकदम प्रमाणिक किताब यहाँ रख के पढ़ाया गया। इसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इतने विषय शामिल हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल, राज्य व्यवस्था इतना कंप्लीट हो चुका है और 1 साल की वैलिडिटी है। 7,999 में आपको ये मिलेगा। अब आइए 64 वायुमंडलीय नदियों संदर्भ में नीचेना माथी असत्य विधान ओळखो तेमने फ्लोटिंग रिवर्स पण कहेवामां आवे छे। बी आ वायुमंडल में रहेला भेज के आर्द्रतानु संकीर्ण तथा लांबू बेंड छे। सी आ प्राकृतिक जलचक्रनो भाग छे। वायुमंडलीय नदी हवा में नदी है, समझिएगा। आ बन्ने ध्रुवोनी तरफ 2 થી 3 डिग्री स्थलांतरित थई गया छे। अब आइए व्याख्या। हाल में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा साइंस एडवांसेज जर्नल में वायुमंडलीय नदियों पर एक अध्ययन प्रकाशित करवामां आव्युं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आ अध्ययनना मुजब पाछला 4 दायकाओं में वायुमंडलीय नदियों बन्ने ध्रुवोनी तरफ लगभग 6 થી 10 डिग्री स्थलांतरित थया छे। दोनों तरफ 6 से 8 डिग्री आगे चला गया। तेना कारणे वैश्विक स्तर पर मौसमनी पेटर्न में फेरफार थया छे। आ फेरफार केटलाक क्षेत्रों में शुष्कतानी तीव्रता ने વધુ प्रभावी बनावी रहा छे। आ चरम मौसमी घटनाओनी प्रभावकारिता ने पण વધારી रहा छे। अब आइए विश्वना विविध भागों में पूर ने વધુ तीव्र करी रहा छे। इसके कारण बढ़ेगा बाढ़। वायुमंडलीय नदियों ये क्या है सो समझिए। वायुमंडल में रहेला भेज के आर्द्रताना संकीर्ण एक लांबा बेंड होय छे, जे समुद्रों थी जल वाष्प ने विविध भूभागों पर पहुँचाड़े छे।
આ બેન્ડ હંમેશા હજારો કિલોમીટર લાંબા અને કેટલાક 100 કિલોમીટર પહોળા હોય છે। 1000 કિલોમીટર લંબા और 100 કિલોમીટર चौड़ा होता है। વાયુમંડલીય નદીઓ પ્રાકૃતિક જલચક્રનો ભાગ થઈને પાણીના પરિવહનમાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે। તેમને હંમેશા ફ્લોટિંગ રિવર્સ પણ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે તે વાયુમંડળમાં તરીને ભેજને ધરતી पर विविध भागों में લઈને જાય છે। ऊपर तैरते हुए वो भेज जा रहा है ना, तो फ्लोट कर रहा है। ईबला जो है जमीन में घसराते हुए जा रहा है। अब आइए, अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी प्रकार की तैयारी करिए, एनसीईआरटी कोर्स के बिना सफलता थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। तो विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स जो 6 से 12 तक है, अब एनसीईआरटी तो हिंदी ही होगा। अगर कोई कोचिंग वाला ये बोले कि एनसीईआरटी को हम गुजराती करके दे रहे हैं, उसको पहले बैठाइएगा और उसको बोलिएगा कि सरकार से बड़ा हो तुम, सरकार से ज़्यादा टीचर है तुम्हारे पास। एक विज्ञान को गुजराती में करने के बाद अभी गुजरात सरकार को हिम्मत नहीं हुआ है कि इतिहास भूगोल को ट्रांसलेशन कर दें। ये लोग आपको मूर्ख बनाता है कि हम ट्रांसलेशन कर दिए हैं। आप एक छोटा सा अंदाज करिए, 6 क्लास का एक भूगोल अगर 100 पेज का हुआ ना, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि उसमें 2 गो किताब होता है, अब 12, 2 गो होता है, 900 पन्ना अनुवाद खाली भूगोल में करना पड़ेगा। ये कौन 30 मार्क हाँ गुजरात में आया है जो 900 पन्ना अनुवाद कर रहा है? अभी सुनिएगा। उसके बाद 900 तो खाली भूगोल हुआ, 900 इतिहास, 900 पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस को मिला दीजिए तो 900 साइंस, 5 विषय पढ़ाइएगा, 5000 पन्ना अनुवाद हुआ है इतना जल्दी? तो ये तो जो कह रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, 2-4 लाइन रख करके दिखा रहा है कि हम अपने यहाँ एनसीईआरटी ऐसे इस बोर्ड में रख करके लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाया हूँ। मेरी ही पूरी क्लास में लेक्चर है हिंदी माध्यम। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, ये 6 से 12 तक। संविधान मतलब राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान 6 से 10 तक, अर्थव्यवस्था 9 से 12, कला संस्कृति 11-12 और समाजशास्त्र 11-12। 850 के आसपास वीडियो है। दोबारा जब थोड़ा स्पीड किए हैं, 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तब भी 800 के आसपास हो रहा है, लेकिन घंटे 950, मात्र 3999 रुपये में पूरा एनसीईआरटी कोर्स 1000 घंटे का साल भर पढ़िए। अब आइए 65, नीचे ना विधानों पर विचार करो। જ્યારે સમુદ્રી સપાટીનું તાપમાન અસામાન્ય રૂપથી લંબા સમય સુધી સામાન્યથી વધુ ગરમ હોય છે, તો તેને સમુદ્ર ઉષ્મા તરંગો કહે છે, મરીન હીટ વેવ। તેના કારણે સમુદ્રની સપાટીના સરેરાશ તાપમાનમાં 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસના વૃદ્ધિ થઈ જાય છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, 1 અને 2 બંને અને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। आंसर है ए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पहले ये क्यों पूछा गया है। तो 16 अक्टूबर 2024 में नेचर पत्रिका में समुद्री हीट वेव पर एक अध्ययन प्रकाशित करवामां आव्युं। समुद्री उष्मा तरंगो एवी घटनाओं छे ज्यारे समुद्री सपाटीनुं तापमान असामान्य रूपथी लांबा समय सुधी सामान्यथी वधु गरम थई जाए छे। लंबे समय तक जो है अगर टेम्परेचर 20 डिग्री हो रहा है तो उससे बढ़ जाता है 23 या 25। आ परिघटना हेठल समुद्रना कोई विशेष क्षेत्रनु सपाटी तापमान ओछामां ओछुं 5 दिवसों माटे सरेराश तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
આ ઉષ્મા તરંગોની અસર પ્રવાલ વિરંજન, સમુદ્રી જીવોની પ્રજાતિઓમાં પરિવર્તન, માછલીઓની મૃત્યુ અને समुद्री वनस्पतिना विनाश સુધી પહોંચી શકે છે। मान लीजिए कि नॉर्मल 20 डिग्री समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिक है जो 20 तक ही अपने को संभाल सकता है, अब वो टेम्परेचर हो गया 25 तो ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा सब। अब आइए, तेना पर नियंत्रण माटे ग्रीन हाउस वायु उत्सर्जन ने ओछું કરવું જરૂરી છે। તેના સાથે જ કાર્યક્ષમતામાં સુધાર, આબોહવા પરિવર્તન અને સમુદ્રી પરિસ્થિતિકી તંત્ર પર તેની અસરોની ઓછી કરવામાં મદદ થાય છે। अब दोस्तों एक आपके लिए गुजराती में भी मैंने तैयार किया है ओनली इतिहास, यूपीएससी जीपीएससी के लिए है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पीपीटी गुजराती माध्यम में, पढ़ाने में कुछ हिंदी कुछ गुजराती, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक है। इसका फीस 750 है। इसमें अभी मौर्य काल तक का क्लास हम अपलोड कर पाए हैं। अब आइए 66, नीचे ना विधानों पर विचार करो। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला सिक्किमना लाचुंगમાં આવેલ છે। તેના નિર્માણમાં ભાભા પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રે સહયોગ આપ્યો હતો। આ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રયોગશાલા છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત 1 3 1 2 3, तो आंसर है सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए कि इस क्वेश्चन को क्यों सेट किया गया करंट में। 4 ऑक्टोबर 2024 में परमाणु ऊर्जा आयोगना अध्यक्ष અને પરમાણુ ऊर्जा विभागना सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा लद्दाखना हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेर्नोकोव एक्सपेरिमेंटल प्रयोगशालाનું उद्घाटन કરવામાં આવ્યું। अब आइए, MSCE પ્રયોગશાલાનું નિર્માણ સ્વદેશી રૂપથી કર્યું છે। તેના નિર્માણમાં ભાભા પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રે ઇલેક્ટ્રોનિક કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની સાથે અન્ય ભારતીય ભાગીદારો સહયોગ કર્યા છે। આ દુનિયાના સૌથી ઊંચી પ્રયોગશાલા છે જે 4300 મીટરની ઊંચાઈ પર છે। एक खाली ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है सिक्किम ना लाचुंग में, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली इसमें सेट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 3 है इसका आंसर, ये ध्यान रखिएगा। इतने प्रश्न बनाते हैं तो कोई एक आध में आप देख रहे हैं जीपीएससी में भी 10 गो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखें। इसके आगे MSCE પ્રયોગશાલાને એશિયાના સૌથી મોટા ઇમેજિંગ ચેર્નોકોવ ટેલિસ્કોપ હોવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત છે। આ પ્રયોગશાલા ઉચ્ચ ઉર્જા ગામા કિરણોના અધ્યયનમાં સહયોગ કરશે। તેના માધ્યમથી બ્રહ્માંડીય કિરણ અધ્યયનમાં ભારતની ભૂમિકાને વૈશ્વિક સ્તર પર મજબૂત કરવાની યોજના છે। આ પ્રયોગશાલા સુપરનોવા, ब्लैक होल અને ભાભા રે વિસ્ફોટ જેવી બ્રહ્માંડની પરિઘટનાઓને સારી રીતે સમજવામાં મદદ કરશે। यहाँ पे ये गलती है, गामा रे होगा, पढ़ने में थोड़ा सा आगे हो जाते हैं तो सॉरी, भाभा रे कुछ नहीं होता है, गामा रे, ठीक है। अब देख लीजिए, हम अगर नहीं पढ़े होते, हम इस चीज़ को नहीं जानते तो अभी क्या होता है, टाइपिस्ट कुछ टाइप कर देता और आप कुछ और पढ़ देते। चलिए 67, પ્લુટોની સૌથી મોટો ઉપગ્રહ નીચેના માથી કયો છે? સિફર, હાઇડ્રા, કરબરોસ, कैरन। जवाब दी कैरन। अब जरा देखिए, इतना इजी मैंने सौर मंडल का सवाल क्यों पूछा गया। तो हाल में ज नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक शोधना मुजब खगोलविदोए जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपનો ઉપયોગ કરીને પ્લુટોના સૌથી મોટા ઉપગ્રહ
કેરનની સપાટીના રાસાયણિક સંગઠનની ખોજ કરેલી છે. ખગોળવિદે કેરન પર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની ખોજ કરી. તેનાથી પહેલાં નાસાએ ન્યૂ હોરાઇઝન્સ અંતરિક્ષ યાનથી પ્રાપ્ત ડેટાના ઉપયોગ કરીને કેરનની સપાટીમાં ક્રિસ્ટલીય જલ, બરફ, એમોનિયા અને અન્ય કાર્બનિક પદાર્થની હાજરીના પુષ્ટિ કરી હતી. પ્લુટો સૌરમંડળના એક ઠીંગનો ગ્રહ છે જેનો 1930માં ખગોળશાસ્ત્રી ક્લાઇડ ટોમ્બોએ ખોજેલો હતો. આ સૌરમંડળના સૌથી બહારનો ભાગ કુઈપર બેલ્ટમાં જોવા મળે છે. પ્લુટોને પહેલાં સૌરમંડળનો 9મો ગ્રહ માનવામાં આવતો હતો પહેલે, પર 2006માં આંતરરાષ્ટ્રીય ખગોળી સંઘે તેને ઠીંગના ગ્રહની શ્રેણીમાં મૂકી दीदी હતી. अब एक ऐसा कोर्स जिसमें स्लाइड भी गुजराती और टीचर भी प्योर गुजराती, ये है 32 अगत्यना निबंध. अभी आप जान रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में निबंध की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे STI हो, PSI हो, GPSC हो, DYSO हो, UPSC हो या RF हो. तो MS राणा साहब जो कि GPSC के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनसे ये क्लास हमने रिकॉर्ड करवाया है गुजराती माध्यम. 32 निबंध, फैकल्टी MS राणा, पूर्व सभ्य GPSC. कोर्स एकदम फुल है, 32 ऐसे है उसमें, मात्र 199 रुपया में. 68 વિસોરેટ્સના સંબંધમાં નીચેમાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે? તેને સંશોધન કેન્દ્ર ઇમારતના દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે. તેને ટેન્ક હમલાથી રક્ષણ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલ છે. આ ચોથી પેઢીનો પ્રણાલી છે. તેમાં ઇન્ફ્રારેડ અને લેઝર તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. आंसर है इसका बी, टैंक हमला से रक्षण प्रदान करवा माटे डिजाइन. ये जो है स्टेटमेंट गलत है. अब जरा व्याख्या देखें कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया. तो 3 અને 4 ऑक्टोबर 2024માં रक्षा संशोधन तथा विकास संगठन ए राजस्थानના પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જમાં ચોથી પેઢીની તકનીકી રૂપથી અદ્યતન વેરી શોર્ટ રેન્જ एयर डिफेंस सिस्टम विसोरेट्सના 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न થયા. તેને સંશોધન रिसर्च सेंटर इमारत, केंद्र रिसर्च सेंटर केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं सहयोग थी. मतलब ये एक DRDO का रिसर्च सेंटर इमारत एक प्रयोगशाला है, उसके अलावा कुछ और प्रयोगशाला के सहयोग से बनाया गया. चौथी पेढ़ीनी खूब ओछा अंतरनी वायु रक्षा प्रणाली एक आधुनिक रक्षा तकनीक है जेने हवाई हमलाथी तत्काल अने नजीकનું रक्षण प्रदान करवा माटे डिजाइन करवामां आवेल छे. हवाई हमला से, टैंक से नहीं, मिसाइल से नहीं, जो पहला स्टेटमेंट गलत था. तेमा इंफ्रारेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी અને લેઝર તકનીકોથી સુસજ્જિત આધુનિક સેન્સર લાગેલા છે જે દુશ્મનના હવાઈ વાહનોની તરત ખોજ કરી શકે છે. ચોથી પેઢીના વાયુ રક્ષા પ્રણાલીઓમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાનો પણ ઉપયોગ થાય છે જે જોખમોને ઓળખવા, સ્થિતિનું આકલન કરવું અને ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપવામાં સહાયક છે. अब आइए 69वां क्वेश्चन. मेरा टारगेट है दोस्तों कि आपको कम से कम 350 प्रश्न तो हम करा दें, और मुझे लगता है कि 20% आज हो गया. 70 और 7 × 35. नीचे ना विधानों पर विचार करो. वाक्य 1, S4 एक परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है. तेना पर K4 मिसाइल स्थापित करवामां आवेल छे जेनी रेंज 250 किलोमीटर है. ऊपरना विधानोनी बाबतमां नीचेमांथी कयुं एक साचुं छे? विधान 1 અને विधान 2 बंने साचा छे. विधान 2 विधान 1 नी साची व्याख्या करे छे.
વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી. વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે. વિધાન 1 ખોટું છે પરંતુ વિધાન 2 સાચું છે. आंसर है सी, विधान 1 साचू विधान 2 खोटू. देखें जरा, तो 16 अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम आवेल जहाज निर्माण केंद्र शिप बिल्डिंग सेंटर में भारतनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बेलिस्टिक मिसाइल सबमरीनનું જલાવતરણ કરવામાં આવ્યું છે. તેને 54 કોડ નેમ આપેલ છે તથા 75% સ્વદેશી તકનીકથી બનેલી આ સબમરીન 3500 કિલોમીટરની રેન્જવાળી K4 પરમાણુ બેલિસ્ટિક મિસાઇલોથી લેસ છે, જેની મારક ક્ષમતા 3500 કિલોમીટર છે. આ અરિહંત શ્રેણીની चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल है. अब देखिए, आ INS अरिहंत थी थोड़ी मोटी है, तेनी लंबाई 105.4 मीटर અને તેનું વિસ્થાપન 7000 ટન છે. આ 83 મેગાવોટનો દબાણયુક્ત હલકા જલ રિએક્ટર પ્રેશરાઇઝ લાઇટ વોટર રિએક્ટર દ્વારા સંવર્ધિત યુરેનિયમમાંથી સંચાલિત છે. अब देखिए जरा, ये इम्पोर्टेंट, भारत में वर्तमान में 2 परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन परिचालन में है. परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन परमाणु रिएक्टर थी ऊर्जा प्राप्त करे छे अने तेने लांबा समय सुधी पानी में नीचे रहवानुं सक्षम बनावे छे. पारंपरिक डीजल या इलेक्ट्रिक सबमरीनों विपरीत तेमने बारंबार वरतन भरवा माटे सपाटी पर नहीं आना पड़ता है. इतना एनर्जी देता है कि आप उसको लंबे समय तक जो है पानी के अंदर रख सकते हैं. अब आइए दोस्तों, यह एक और बेहतरीन कोर्स आपके लिए. करंट अफेयर्स क्या है? तो इंटरनेशनल रिलेशन पर अगर इंडिया में कोई सबसे अच्छी मैगजीन है तो उसका नाम है वर्ल्ड फोकस, और योजना कुरुक्षेत्र से आप परिचित हैं तो ये हिंदी में ही मिलेगा. तो योजना कुरुक्षेत्र और वर्ल्ड फोकस मैगजीन पर आधारित ये लेक्चर जो हम क्लास में ले रहे हैं वही वीडियो आपको मिलेगा. फीस है मात्र 199 और वैलिडिटी है 2 माह. ये आपके लिए करंट अफेयर्स में रामबाण साबित होगा. अब आइए 70वां अंतिमवां क्वेश्चन. डेफक नेक्ट 40 નું આયોજન નીચેનામાંથી કયા સ્થળ પર કરવામાં આવ્યું છે? हैदराबाद, दिल्ली कैंट, बेंगलुरु, कोलकाता. आंसर है बी, दिल्ली कैंट. क्यों? तो देखिए, 7 अक्टूबर 2024 में दिल्ली कैंटना मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्रालयना रक्षा उत्पादन विभागना हेठल डेफनेट 40 आयोजित करवामां आव्युं. तेनुं आयोजन रक्षा उत्कृष्टता माटे नवाचार रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स DIOए कर्युं. अब देखें आगे, आ कार्यक्रमનું उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्युं हतुं. आ कार्यक्रममां रक्षा मंत्रालये IDIEXના સાથે ઇનોવેશન ટેકનોલોજીઓના વિકાસમાં પ્રગતિના બીજા સંસ્કરણ અદિતિ 20 અને ડિફેન્સ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જના 12મા સંસ્કરણ ડિસ્ક બારનું શુભારંભ થયું. અદિતિ 2ના હેઠળ કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા, ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી, ડ્રોન રોધી પ્રણાલી વગેરેના ક્ષેત્રમાં સશસ્ત્ર બલો અને સંકળાયેલ एजेंसीओनी 19 चैलेंजेस शामिल करवामा आवे छे. तो इस तरह से दोस्तों आज ये 7वां टेस्ट और टोटल 70 क्वेश्चन आपका हो गया. 3 टेस्ट और आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण का, 8वां, 9वां, 10वां, और उसके बाद फिर अगला 5 जो है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड होगा. तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
જય જય ગરવી ગુજરાત.